बृहदेश्वर टेम्पल, द टेक्नोलॉजिकल मार्वल ऑफ एंशिएंट इंडिया। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदेश सिंह और आज हम बात करने वाले हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में सबसे ओल्डेस्ट और ग्रैंडेस्ट बृहदेश्वर टेम्पल की। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स साउथ इंडियन डायनेस्टी इंपीरियल चोलास द्वारा निर्मित 3 मंदिरों के समूह को कहा जाता है। ये 11th और 12th सेंचुरी एडी के दौरान बनवाए गए थे। इनमें से सबसे पहला टेम्पल तंजावुर में राजा राजा 1 द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर टेम्पल है। दूसरा टेम्पल गंगाईकोंडा चोलापुरम में उनके बेटे राजेंद्र 1 द्वारा निर्मित सेम नाम का बृहदेश्वर टेम्पल है। और तीसरा टेम्पल दरसुराम में राजा राजा द सेकंड द्वारा कमीशन्ड तीनों मंदिरों यानी टेम्पल्स में सबसे छोटा ऐरावतेश्वर टेम्पल है। तंजावुर के बृहदेश्वर टेम्पल की विशेषताओं को जानने से पहले इसको बनवाने वाले एम्परर राजा राजा 1 की हिस्ट्री जान लेते हैं। आइए देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चलिए देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चोलास का इतिहास काफी पुराना है। 300 बीसी में कावेरी नदी के तट पर पहली बार चोला नाम की डायनेस्टी का जन्म हुआ था, जिसका प्रमाण हमें अशोकन एडिक्ट्स में भी मिलता है। हिस्टोरियंस इन्हें अर्ली चोलास बुलाते हैं। पर आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट लगभग 850 एडी में विजयालया द्वारा एस्टैब्लिश्ड द ग्रेट चोलास एम्पायर से है। विजयालया के बाद 450 इयर्स के ग्लोरियस चोला रूल में कई रूलर्स ने अपना योगदान दिया, पर राजा राजा द फर्स्ट और उनके बेटे राजेंद्र द फर्स्ट की लीडरशिप में चोलास साउथ इंडियन मेनलैंड को कॉन्कर करते हुए इंडियन ओशन रीजन के भी बेताज बादशाह बन गए थे। इसी कारण उन्हें इंपीरियल चोलास भी कहा जाता है। परंतु राजा राजा द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट्स के साथ साथ द्रविडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेट्रन भी थे। शिव भक्ति और तमिल कल्चर को जेनिथ पर पहुंचाने के ख्याल से उन्होंने सबसे बड़े ईश्वर यानी कि बृहद ईश्वर शिवजी के नाम से मंदिर बनवाने की ठान ली। यह मंदिर आज से लगभग 1000 साल पहले 1003 एडी से 1010 एडी के बीच में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में हमें द्रविडियन आर्किटेक्चर का कंप्लीट डेवलपमेंट देखने को मिलता है और वक्त के साथ साथ इसमें फ्यूचर रूलर्स ने फर्दर एडिशंस भी किए थे, जैसे कि नायकाज ने मंदिर परिसर में नंदी यानी कि बुल का स्टैच्यू बनवाया था और मराठाज ने मंदिर में कई पेंटिंग्स बनवाई थी जो आज भी टूरिस्ट्स का मन मोह लेती हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लगभग 16 मंजिल ऊंची बिना किसी सीमेंट या एडहेसिव के सिर्फ पत्थरों से बनी हुई इमारत आज 1000 साल बाद भी शान से खड़ी रह सकती है। इसके विशाल आकार की वजह से इसे दक्षिण मेरू यानी कि सदर्न माउंटेन के नाम से भी बुलाया जाता है। आइए अब हम इस मंदिर की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी जियोग्राफी से। जियोग्राफी दोस्तों, ये टेम्पल प्रेजेंट डे तमिलनाडु के शहर तंजावुर में लोकेटेड है, जो कि कावेरी नदी के दक्षिण किनारे पर लोकेटेड है। इसी मंदिर के पास चोला डायनेस्टी के 2 और टेम्पल्स भी लोकेटेड हैं, बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड ऐरावतेश्वर टेम्पल एट दरसुरम। ये तीनों टेम्पल्स फर्टाइल कावेरी डेल्टा में लोकेटेड हैं, जिसे तमिलनाडु का राइस बोल भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की, जो कि यहां का सबसे बड़ा मार्वल है। आर्किटेक्चर। इस मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट थे राजा राजा पेरुंथाचन, जो कि उस वक्त अपनी क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस थे। यह मंदिर बिना किसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के सीधे जमीन पर बनाया गया था, जो अपने आप में एक बड़ी ही विचित्र बात है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स और इंजीनियर्स की कैलकुलेशन के अनुसार यह मंदिर 1,30,000 ग्रेनाइट ब्लॉक से बना हुआ है, जो कि बिना किसी मोटर या सीमेंट के सिंपली एक के ऊपर एक रखे गए हैं। इस टेक्निक को पजल टेक्निक भी कहा जाता है। इन ग्रेनाइट स्टोन्स की कटिंग इस प्रकार से की गई थी कि वे नॉच की तरह आपस में फिट हो जाते थे। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदिर के 60 किलोमीटर रेडियस में कोई भी ग्रेनाइट का पहाड़ देखने को नहीं मिलता है।
जिसकी वजह से इस टेम्पल में यूज हुए पत्थरों का सोर्स और ट्रांसपोर्टेशन मेथड आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस मंदिर का शिखर, जिसे साउथ में विमाना कहा जाता है, दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे विमानों में गिना जाता है। इसका कुंभम यानी कि क्राउन ऑफ द टेम्पल लगभग 80 टन का है। इसको मंदिर के ऊपर रखना अद्भुत प्लानिंग और जबरदस्त एग्जीक्यूशन का नतीजा रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि एक 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था, जो ग्राउंड से टेम्पल टॉप तक जाता था। इसी रैंप पर एलिफेंट्स और बुल्स की मदद से इस भारी भरकम पत्थर को ऊपर तक पहुंचाया गया होगा। मंदिर के सैंक्टम सेंटोरम यानी कि गर्भगृह के अंदर आपको कोई पिलर नहीं मिलेगा। यह अंदर से एकदम हॉलो है, जिससे यह पता चलता है कि इसका कंस्ट्रक्शन एक के ऊपर एक ब्लॉक रखकर किया गया होगा। इस मंदिर के 3 मेन एंट्रेंसेस हैं, जिन पर बहुत सुंदर कार्विंग की गई है। इन्हीं गेट्स में से एक है मराठा गेट। लेट 17th सेंचुरी एडी में जब मराठास का राइज हो रहा था, तब उन्होंने तंजावुर तक अपनी पहुंच बना ली थी। इसके अलावा मराठास ने यहां काफी सारी पेंटिंग्स भी बनवाई थी, जो आज भी इंटैक्ट हैं। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार मराठास ने इस टेम्पल को फोर्ट की तरह भी यूज किया था, जिसका प्रमाण हमें आउटर वॉल पर रखी हुई तोपों यानी कैनन से मिलता है। आइए अब चलते हैं मंदिर में बनी मूर्तियों और इंस्क्रिप्शंस की तरफ। स्कल्पचर्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इस मंदिर के परिसर में कई सारे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, जो कि उस वक्त के चोला एम्पायर के बारे में बताते हैं। साथ ही यहां राजा राजा 1 के टाइम के म्यूरल्स यानी वॉल पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। 1930s में एक लोकल हिस्टोरियन ने यहां के म्यूरल्स को स्टडी किया तो पाया कि ये म्यूरल्स नायका रूलर्स को बिलोंग करते थे। इन सब म्यूरल्स में से लॉर्ड शिवा का एक म्यूरल भी है, जिसमें ही इज राइडिंग अ चैरियट एंड उसको लॉर्ड ब्रह्मा चला रहे हैं। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की भी इमेजेस हैं, जो कि उस वक्त के दक्षिण भारत में बुद्धिज्म की प्रेजेंस को दिखाता है, और इससे हमें टेम्पल के पेट्रन रूलर्स के टॉलरेंट होने का भी अंदाजा लगता है। मंदिर के बाहर लॉर्ड शिवा के वाहन नंदी का मोनोलिथिक स्टैच्यू है, जो कि लगभग 12 फीट ऊंचा है। इंट्रिकेट और आर्टिस्टिक कार्विंग्स इसे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं। इसके अंदर भैरव, दुर्गा, सरस्वती, गणेश, विष्णु और कई दूसरे डेटीज की स्टैच्यूज भी बने हैं। इन सब के अलावा इस मंदिर में भरतनाट्यम की 100 से ज्यादा मुद्राओं का भी डिपिक्शन मिलता है, जो कि बाद के रूलर्स ने ऐड किए थे। ऐसा माना जाता है कि इसी जगह नटराजा यानी शिवा एज द लॉर्ड ऑफ डांस का स्कल्पचर भी पहली बार कमीशन किया गया था। ये थी स्कल्पचरल एस्पेक्ट्स की बात। आइए अब इस मंदिर से जुड़ी कुछ माइथोलॉजीज और मिस्ट्रीज की भी बात कर लेते हैं। माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड मिस्ट्रीज। इस मंदिर से कई रोचक कहानियां और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। जैसे कि कई आर्किटेक्ट्स इस सोच में पड़ जाते हैं कि इतना विशाल विमान होने के बावजूद नून यानी दोपहर में इसका शैडो जमीन पर क्यों नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेम्पल में नंबर 9 और उसके मल्टीपल्स का खूब इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि 108 लिंगर्स, 9 मेन पिलर्स, 18 फीट के 18 द्वारपाल्स इत्यादि। तीसरा, अक्सर यह देखा गया है कि वक्त के साथ जमीन पर खड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स टिल्ट हो जाती हैं, जैसे कि इटली का द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। पर बृहदेश्वर टेम्पल के केस में 0 डिग्री का टिल्ट पाया गया है, जिसका मतलब इसकी बनावट आज भी बिल्कुल सीधी है। इन्हीं विशेषताओं की वजह से यूनेस्को ने तंजावुर के बृहदेश्वर टेम्पल और इसके साथ 2 और टेम्पल्स, बृहदेश्वरा टेम्पल एट गंगईकोंडा चोलापुरम और ऐरावतेश्वर टेम्पल एट दरसुराम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया और उन्हें कलेक्टिवली द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कहा। ये टेम्पल्स तमिलनाडु के मोस्ट विजिटेड हिस्टोरिकल प्लेसेस में से हैं और यहां का रखरखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स की ऑथेंटिसिटी अनडिस्प्यूटेड है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इन्हें लिविंग टेम्पल्स क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इन्हें लिविंग टेम्पल कहने का मुख्य कारण टेम्पल ट्रेडिशंस में निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूइटी है। आज भी इन तीनों टेम्पल्स में पूजा करने की पद्धति
और रिचुअल्स कायम हैं। ये ट्रेडिशंस 1000 साल पुराने जरूर हैं, पर ये यहाँ के लोगों के बिलीव्स का इनसेपरेबल पार्ट है। यहाँ होने वाले डेली, वीकली और ईयरली सेलिब्रेशंस इंसान और भगवान के बीच ब्रिज एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं। दोस्तों, तंजावुर के बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि व्हाटएवर गुड थिंग्स वी बिल्ड एंड अप बिल्डिंग अस।